के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी चर्चा का विषय है सांख्यिकी। हम सभी को विभिन्न रूपों में बहुत सी सूचनाएं प्रतिदिन दी जाती हैं, जैसे समाचार के बाद विभिन्न नगरों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान बताया जाता है, या इस तालिका के में विभिन्न संख्याओं के माध्यम से भारत में कोयला उत्पादन की वृद्धि दर को दर्शाया गया है। इन संख्याओं को जिनके माध्यम से हमें सूचनाएं दी जाती हैं, हम आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, प्रभावी रूप में प्रस्तुत करना, उनसे विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना, यही सांख्यिकी का विषय क्षेत्र है। आइए संक्षेप में जानें कि सांख्यिकी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। सांख्यिकी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द स्टेटस से बना है। स्टेटस का लैटिन में अर्थ होता है एक राज्य, क्योंकि पुराने समय में इसका उपयोग उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए होता था जो राज्य के लिए उपयोगी होते थे, जैसे भू राजस्व के आंकड़े, सैनिकों की उपलब्धता के आंकड़े, शस्त्रागार में शस्त्रों की उपलब्धता के आंकड़े, पड़ोसी राज्यों से होने वाले व्यापार के आंकड़े। भारत में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर के शासनकाल में पूरे व्यापक सर्वेक्षणों के आंकड़ों के ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ सांख्यिकी का विषय क्षेत्र भी बढ़ता गया, परंतु आज सांख्यिकी में जिन अवधारणाओं का अध्ययन हम करते हैं, उनका विकास 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब कैप्टन जॉन ग्रांट ने जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़ों का एक व्यवस्थित सांख्यिकी अध्ययन किया। जॉन ग्रांट ने विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की औसत आयु की गणना की और इसी से विचार उत्पन्न हुआ जीवन बीमा का। आज भी जीवन बीमा कंपनियां विभिन्न आयु वर्गों में प्रीमियम की राशि का निर्धारण करने के लिए इसी तरह के आंकड़ों का उपयोग करती हैं। सांख्यिकी के विकास का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है संभावना के सिद्धांत या प्रायिकता के सिद्धांत का उदय। इसकी शुरुआत फ्रांसीसी गणितज्ञों पास्कल और फर्मट ने की। बाद में जेम्स बर्नौली, डिमॉर्गर, बेस जैसे गणितज्ञों ने इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया, परंतु रोनाल्ड फिशर, जिन्हें सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है, वो सांख्यिकीय विशेषज्ञ थे जिन्होंने इसका उपयोग दूसरे विषयों जैसे मनोविज्ञान, शिक्षा, कृषि, अर्थशास्त्र में शुरू किया। सांख्यिकी का प्रयोग हम इसके बहुवचन और एकवचन में करते हैं। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ है वे आंकड़े जिन्हें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के लिए इकट्ठा किया जाता है। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़ों को इकट्ठा करना, उन्हें व्यवस्थित करना, उनका प्रदर्शन करना, उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना और सांख्यिकी के विभिन्न नियम और सिद्धांत। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि क्या प्रत्येक संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सांख्यिकी होने के लिए कुछ विशेष बातें होनी चाहिए, जैसे एक अकेला संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी नहीं होता। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था सांख्यिकी की उत्पत्ति, उसके महत्व, उसकी उपयोगिता और उसके विकास के बारे में। हमने सीखा था आंकड़ों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना और उनसे निष्कर्ष निकालना। आइए आज सीखते हैं आंकड़ों का विश्लेषण करने के कुछ तरीके, जिसमें हम सीखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को ज्ञात करना। पहले प्रश्न उठता है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आखिर है क्या? विद्यार्थियों, अगर आपसे कोई आपके परीक्षा फल के बारे में पूछे तो आप कैसे बताते हैं?
आइए एक बालिका प्रज्ञा के परीक्षाफल पर विचार करते हैं। प्रज्ञा के प्राप्तांक इस सारणी में दिए गए हैं। एक तरीका है कि हम विषयवार अंकों को बताएं, जैसे उसको गणित में मिले हैं 100 में से 80 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78, हिंदी में 100 में से 89, या दूसरे हम कहें तो प्रज्ञा को 85% अंक मिले हैं। सामान्यतः आप सब भी अपना परीक्षाफल इसी तरह से बताते हैं। दूसरे तरीके में एक ही संख्या 85 प्रज्ञा के 5 विषयों के अलग अलग अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ तो यह आंकड़े केवल 5 विषयों तक सीमित हैं, अर्थात केवल 5 आंकड़े हैं। लेकिन अगर ये आंकड़े बहुत बड़ी संख्या में हो, बहुत सारे आंकड़े हों, तब क्या अलग अलग एक एक आंकड़े का विवरण देना संभव होगा? जैसे हम बताना चाहते हैं भारत के नागरिकों की आयु के आंकड़े। क्या यह संभव है कि हम 1 अरब व्यक्तियों की अलग अलग आयु का आंकड़ा ले सकें? नहीं, यह संभव नहीं है। तब हम इसे कैसे बताते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति औसत आयु 65 वर्ष है। इस दूसरे तरीके में एक संख्या 65 1 अरब अलग अलग संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। अर्थात हम एक ऐसी माप या ऐसी संख्या ज्ञात करने की कोशिश करते हैं जिसमें यह एक संख्या ही बहुत सारे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सके। यह एक संख्या या यह एक आंकड़ा ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो आइए सीखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को ज्ञात करना। इसमें हम सीखेंगे 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करना, जो है माध्य, माध्यक और बहुलक। आइए माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरल और सबसे लोकप्रिय माप है। जब भी हम औसत आय, औसत आयु, औसत उपज इस तरह के तथ्यों का प्रयोग करते हैं या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब ये हमें माध्य की गणना करके ही प्राप्त होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमारे पास दक्षिण अफ्रीका में हुए क्रिकेट विश्व कप में सचिन तेंदुलकर द्वारा 9 मैचों में बनाए गए रनों के आंकड़े हैं 52, 36, 50, 152, 97, 98, 5, 15 और 86। सचिन का रन औसत निकालने के लिए हम इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन सब आंकड़ों को जोड़ देते हैं और इन सब को जोड़ने पर हमें मिलता है 591। अब हम आंकड़ों को गिनते हैं। ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। माध्य निकालने के लिए हम आंकड़ों के इस योग को आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं 9 से और हमें मिलता है 65.66। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के पिछले कार्यक्रमों में हमने सीखा था एक द्विघात समीकरण को हल करना गुणनखंड विधि से और पूर्णवर्ग विधि से। आइए आज सीखें गणित की महत्वपूर्ण अवधारणा किस तरह से हमारी समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करती है। आइए शुरुआत करते हैं एक पहेलीनुमा प्रश्न से। प्रश्न है, एक विद्यालय के विदाई समारोह में शामिल विद्यार्थियों ने प्रत्येक ने एक दूसरे को एक एक उपहार दिया। यदि उपहारों की कुल संख्या 132 है तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लें कि समारोह में कुल x विद्यार्थी शामिल हुए तो यह स्पष्ट है कि कोई भी विद्यार्थी खुद को तो उपहार दे नहीं सकता। अतः प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दूसरे विद्यार्थियों को दिए गए उपहारों की कुल संख्या हुई x घटा 1। जब एक विद्यार्थी x घटा 1 उपहार देता है तो x विद्यार्थी कुल कितने उपहार देंगे? x गुना x घटा 1 और कुल उपहार दिए गए 132। तो आइए
इस समस्या को लिखने का प्रयास करते हैं। माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर है x, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए इम्तिहानों की संख्या बराबर होगी x बटा 1। तो x विद्यार्थियों द्वारा दिए गए इम्तिहानों की संख्या हुई x गुना x बटा 1। अब क्योंकि कुल उपहार दिए गए हैं 132, अतः x और x घटा 1 का गुणनफल 132 होगा। आइए देखें, x गुना x घटा 1 बराबर 132। इस क्वेश्चन में x की गुणा करें तो हमें मिलता है x की घात 2 घटा x बराबर 132। 132 को समीकरण के बाएं पक्ष में लाने पर हमें मिलता है x की घात 2 घटा x घटा 132 बराबर 0। अब x की घात 2 घटा x घटा 132 के गुणनखंड अगर हम करें तो हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं x जमा 11 और x घटा 12। अब क्योंकि दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0 है, अतः या तो x जमा 11 का मान 0 है या x घटा 12 का मान 0 है। इनको 0 रखने पर हमें x का मान प्राप्त होता है घटा 11 या x बराबर 12।